ओपन देखेंगे जेनेटिक्स। दिख रहा है क्या? इधर आ जाओ। सबसे पहले जेनेटिक्स को डिफाइन करो। व्हाट इज जेनेटिक्स? देखो साइंस की वो ब्रांच जो किससे डील करती है? वेरिएशंस और जेनेटिक कैरेक्टर से। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है आपके वो हेरिडिटी कैरेक्टर है। आराम से बैठ जाओ। हेरिडिटी कैरेक्टर का मतलब वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मदर फादर के जो कैरेक्टर है वो किस में जाएंगे? आपके पेरेंट्स में जाएंगे। तो जेनेटिक्स जेनेटिक्स किस किस से डील करेगी? एक तो वेरिएशन, दूसरा हेरिडिटी, अब देखो वेरिएशन कब आएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या है आपका? वेरिएशन। ये मेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो और क्या बन गया इससे? एम्ब्रियो। तुझे दिख रहा नहीं? इधर आ जाओ। हाँ उधर चला जा आराम से, बस बैठो, अपने कोई दिक्कत नहीं, कहीं बैठो। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगी आपकी? वेरिएशन। तो जेनेटिक्स का मतलब साइंस की वो ब्रांच जो किससे डील कर रही है? वेरिएशन से और हेरिडिटी से। हेरिडिटी का मतलब वो करेक्टर जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन, मतलब मदर फादर के करेक्टर जो चाइल्ड में जा रहे हैं वो कौन से करेक्टर होंगे? हेरिडिटी करेक्टर। तो जो जेनेटिक्स है वो डील करती है हेरिडिटी से और वेरिएशन से। अब देखो जेनेटिक्स का नाम आते ही कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब देखो मेंडल का दुर्भाग्य ही कहेंगे इसको कि मेंडल ने ना जो डिस्कवरी की थी कम से कम 35 ईयर, कहीं पे 35 मिलेगा आपको और कहीं पे 34 ईयर। कितने सिंक डाल गए हैं? 35 मिलेगा, कहीं पे 34 ईयर। तो एक नंबर का क्वेश्चन क्या है? मेंडल की डेथ के बाद कितने टाइम बाद पूरी दुनिया को उसके जो एक्सपेरिमेंट थे उनका पता चला? इन दोनों साथ नहीं देंगे, एक ही देंगे। ठीक है, अब उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। हुआ क्या? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर लिए, जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया, उसकी डेथ हो गई। 18 में किए थे उसने, 1885 के समथिंग किए थे। उसकी डेथ के 34 से 35 ईयर के बाद तीन अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के, ठीक है, एक का नाम था कार्ल कोरेंस, वो गोर्डीवीज और वो शेन वॉन, तीन साइंटिस्ट थे। वो अलग अलग कंट्री में थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर वो उन्हीं रिजल्ट पे पहुंचे 34 ईयर पहले कौन पहुंच चुका था? मेंडल। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। तो दो क्वेश्चन, एक तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा, कौन से तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी करी? कार्ल कोरेंस, शेन वॉन और हुगो डीवरीज। हुगो डीवरीज वो साइंटिस्ट है जिसने क्या दिया था? म्यूटेशन वर्ड भी दिया था। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब सडन चेंजेस इन जेनेटिक। अब अपन चलते हैं कि मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए, क्यों किए? मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए? पी प्लांट पे। मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए? पी प्लांट पे। ठीक है, अब वो बोलता है कि मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए? वो पी ना देगा क्या देगा? पाइसम सटाइम, जो पी का बॉटनिकल नेम है। पाइसम सटाइम किसका बॉटनिकल नेम है? पी प्लांट का। इसके अलावा वो देगा लेथाइरस ओडोटेरस, ये भी पी प्लांट है, पर कौन सा है? स्वीट पी है, मीठा मटर। कौन सा? लेथाइरस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाइसम सटाइम, पी प्लांट। ठीक है, अब उसने पी प्लांट पे उसने पी को क्यों सेलेक्ट किया? तो क्वेश्चन बनेगा एक नंबर का,
बताओ क्यों सेलेक्ट किया। अब यहाँ से फर्स्ट इसका आंसर, लाइफ साइकिल कैसी है उसकी, शॉर्ट है। लाइफ साइकिल कैसी है उसकी, शॉर्ट। इसके अलावा प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल प्लांट एक ही फ्लावर में, या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में जाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा इजीली। सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दो रीजन हो गए, लाइफ साइकिल शॉर्ट है, बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन है। थर्ड रीजन, इसको कहाँ ग्रो कर सकते हो आप, पॉट में, मतलब कम जगह में ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो फ्लावर होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो आप इसमें क्या करवा सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हो। क्रॉस पॉलिनेशन भी अपन इजीली करवा सकते हैं, इसीलिए मेंडल ने किसको सिलेक्ट किया, पी को। देखो फर्स्ट रीजन लाइफ स्पेन छोटा, ठीक है। सेकंड बाइसेक्सुअल, थर्ड फ्लावर का साइज लार्ज, और क्रॉस पॉलिनेशन अपन इजीली करवा सकते। अभी यहाँ एक वर्ड आएगा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है समझ लो। ये आपका फ्लावर है, ये स्टिग्मा हो गई, ये ओवरी हो गई, और ये पोलन ग्रेन्स है इसके अंदर। इमस्कुलेशन का मतलब है पोलन ग्रेन्स को मैच्योर होने से पहले यहाँ से कट करके अलग कर दो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन। अपने प्रैक्टिकल में भी था ये, ठीक है। तो इमस्कुलेशन का मतलब पोलन ग्रेन्स को या एंथर को मैच्योर होने से पहले कट करवा दो। अब इस पे क्या करेंगे, अपन डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स डाल देंगे, तो क्रॉस पोलिनेशन अपन इजीली करवा सकते, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस क्यों हुआ, वाई मेंडल सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। इसलिए सक्सेस हुआ, उसने एक तो पी प्लांट को सिलेक्ट किया, उसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट है। सेकंड, उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनके डेटा को रखा, उसने डेटा फॉर्म में जो भी कुछ आया ना उसने रखा उसको, ठीक है। इसके अलावा उसने जो एक्सपेरिमेंट किए तो उसने एक बार में एक ही करेक्टर को लेके किए, एक से ज़्यादा करेक्टर नहीं लिए। मैंने 3 वर्ड बोले। मेंडल इसलिए सक्सेस हुआ, उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि पी की लाइफ स्पेन छोटी होती है। इसमें लिख सकते हो, इसमें ये पॉइंट है अगर बड़ा क्वेश्चन है। लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है, फ्लोर लार्ज होता है, एक साथ बहुत सारी स्पीसीज ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उसने सारे डेटा रिटर्न में रखे। अगला, एक बार में एक ही करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया ताकि वो ओवरलैप नहीं, इसलिए मेंडल सेलेक्ट अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बहुत कुछ घुमाएगा तो एक क्वेश्चन आता है कि जो मेंडल था उसने जेनेटिक्स की खोज बहुत पहले कर दी थी, तो लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया। भाई मेंडल ने तो कभी कर दी थी, 3 साइंटिस्ट उसके डेथ के 34 ईयर के बाद री एक्सपेरिमेंट कर दे। ऐसा क्या रीजन था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह थी? नहीं, उसके पीछे रीजन ये था कि उस टाइम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी चल रही थी। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ, तो अपन ह्यूमन का ओरिजिन पढ़ना इंटरेस्टिंग लगेगा, या इसने ये किया वो किया, लार्ज प्लांट है स्मॉल है, ये रेशियो आया, इसलिए सब साइंटिस्ट का ध्यान किधर था, चार्ल्स डार्विन की तरफ। उसने क्या दिया था, इवोल्यूशन थ्योरी कि ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट है, इसलिए किसी का ध्यान गया ही नहीं, ठीक है। अब है ना, मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे। कौन से करेक्टर लिए थे, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, वो वेरी वेरी। तो एक क्वेश्चन और बनता है, मेंडल ने कितने करेक्टर लिए, 7। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर्स तक। 7 ही करेक्टर लिए, 7 ईयर तक ही उसने एक्सपेरिमेंट किया। कौन कौन से करेक्टर लिए वो देखो आप। एक तो उसने शीड होता है उसकी शेप ली। शेप कैसे ली, राउंड शीड ले लिया, और व्रिंकल्ड, राउंड समझते हो गोल, व्रिंकल्ड यानी वो ऐसे मुड़ा हुआ सा था।
इसके अलावा शीट का कलर कैसा लिया, येलो और ग्रीन। फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट। पॉड यानी फली का कलर कैसा ले लिया, ग्रीन और येलो। पॉड का शेप कैसा लिया, फुल और कंसंट्रेट, मतलब ऐसे मुड़ी हुई। इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का है एक्सियल या टर्मिनल है, और स्टेम की हाइट लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। ये 7 करेक्टर लिए, तो मेंडल ने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए और 7 ही करेक्टर लिए। अब अपन चलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या किया, मेंडल ने 2 प्लांट लिए, एक टॉल लिया और एक ड्वार्फ। इसको उसने क्या कहा, टॉल प्लांट, ठीक है। और ये कैसा आपका ड्वार्फ प्लांट। ये कौन है आपके पेरेंट्स, समझो इसको। अब इनसे क्या बनेंगे बोलो, गैमेट्स। क्या बन गया आपके, गैमेट्स, गैमेट्स बन गए। अब इनके बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो सारे प्लांट कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है, जब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ, होमो का मतलब दोनों सेम है, हेट्रो का मतलब ये वाली कंडीशन, जब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ में अपन ने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन है। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, टॉल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब ड्वार्फ और टॉल प्लांट में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब होमोजाइगस प्लांट में आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में होमोजाइगस करेक्टर में से जो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं वही क्या होते हैं, एक्सप्रेस। अगर डोमिनेंट की बात करें तो वो करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये यहाँ कर लिया, अब जो आगे वाला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में एडजस्ट कर, वो गलत है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इतना ही। अब देखो दूसरा लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना। अगला लॉ क्या है, सेग्रीगेशन क्या कहता है, जब F1 जनरेशन, ये F1 ही थी, याद करो ये F1 जनरेशन थी। अब इनको अपन ने क्या मान लिया, पेरेंट्स। इनमें अपन सेल पॉलिनेशन करवाएंगे, ये गैमेट बनेंगे, गैमेट्स ये बनेंगे। F1 जनरेशन में जब सेल पॉलिनेशन करवाते हैं, और ये जो मैं बना रही हूँ इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। ये पुनेट है आपका, एक तरफ आप मेल गैमेट लिखोगे, एक तरफ फीमेल गैमेट। अब इनको यहाँ सेट कर दो, क्या होगा, इसका क्रॉस इससे करवाया तो ये, इसका इससे, इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, पुनेट। तो जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जब F1 जनरेशन का सेल पॉलिनेशन करवाते, सेल का मतलब उसका क्रॉस इससे करवाया, तो F2 जनरेशन है। ये कौन सी है आपकी, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अपन जीनोटाइप और क्या देखेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये भी लॉन्ग दिख रहा है, ये भी लॉन्ग दिख रहा है, और ये भी कैसा दिख रहा है, लॉन्ग, और ये कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ। जीनोटाइप का मतलब ये प्योर लॉन्ग, ये दोनों इम्प्योर लॉन्ग, और ये प्योर ड्वार्फ। तो ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब F2 में सेल पॉलिनेशन करवाते हैं तो F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर क्या हो जाते हैं आपके, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं,
इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कोई कंफ्यूजन? तो ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप ध्यान, इसको क्या बोलेंगे अपन? पुनेट स्क्वायर। अब कुछ टर्म्स है वो देख लो आप। जैसे जीनोटाइप का मतलब क्या होगा? जीनी एक्सप्रेशन। फिनोटाइप का मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैसा दिख रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। होमोजाइगस का मतलब सेम गैमेट्स। देखो ये होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस का मतलब जो दोनों एलील्स हैं वो कैसे हो? डिसिमिलर हो। तो इसको क्या बोल दिया आपने? कर लोगे इतना? कर लोगे? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं आता? ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया अपन ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया। अब एक आपका लॉ आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडल के लॉ का या उसके जो लॉ है उसका एक्सेप्शन है। मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या दिया था उसने? देखो एक प्लांट है मिराबिस जलापा, नाम सुना है? मिराबिस जलापा नाम सुना है? 4 o'clock प्लांट। इसकी लीफ क्या होती है? मॉर्निंग में सुबह 4 बजे ओपन होती है। सुबह मॉर्निंग में जैसे 4 बजते हैं इसकी लीफ ओपन हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ क्या था? इसमें से मैं देखती हूँ। देखो आपके क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तब अपन क्या लिखेंगे? जो कुछ प्लांट ऐसे जैसे स्नैपड्रैगन, 4 o'clock प्लांट, उनमें क्या होता है? अब इसने क्या किया? रेड फ्लावर प्लांट लिया और दूसरा कैसा लिया इसने? वाइट फ्लावर। ये रेड है और ये कैसा है? वाइट। ठीक है। गैमेट कैसे बने? ये बनेंगे गैमेट, सही है क्या? ये गैमेट्स हो गए। अब इनका फ्यूजन करवाया, ये कौन हो गई? F1 जनरेशन। अब ये बनता कैसा है? ये बन जाता आपका पिंक। रूल क्या कहता है? रेड बनना चाहिए। रेड कौन सा है? डोमिनेंट कैरेक्टर। पर बन कैसा आता है? पिंक। तो यह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मेंडल्स के लॉ का एक्सेप्शन है। ठीक है। अब इसने क्या किया? सेल पॉलिनेशन करवाया। F1 जनरेशन में क्या करवाया इसने? सेल पॉलिनेशन। तो देखो क्या गैमेट बनते हैं। मैं चेक कर इधर बना देती हूँ। वो का वही पैटर्न रहेगा। ये क्या हो गया? रेड हो गया। ये कैसा हो जाएगा? पिंक। ये कैसा हो जाएगा? पिंक। और ये कैसा हो जाएगा? वाइट। अब इसका देखो फिनोटाइप देखो। फिनोटाइप क्या हो गया? 1:2:1। समझ में आ रहा? 1:2:1। 1:2:1। जीनोटाइप बताओ। जीनोटाइप ये प्योर है, सेम आएगा। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है आपका? सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट इधर ही, इधर ही। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा आपका? से ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वो किसका एग्जाम्पल है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक करेक्टर को लेके रेड और वाइट, फ्लावर का कलर देख लो, पॉड का कलर देख लो, करेक्टर एक ही है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एग्जाम्पल है?
मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब जब एक कैरेक्टर को लेके आप क्रॉस करवाते हो तो इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, ये थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब अगला आता है आपके को डोमिनेंस। को का मतलब क्या होगा, जब दो कैरेक्टर साथ साथ चलते हैं। अगला क्या आपका को डोमिनेंस, समझो इसको ढंग से। अगला देखो को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स का ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप। अब देखो, अब जैसे मान लो ये अपना ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें क्या क्या एलील बन सकते हैं। देखो ए वाला ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या बनेंगे, आई ए बी। दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल आई, ठीक है। अब मान लो ये किसी का पेरेंट्स है और ये दूसरा पेरेंट्स है, तो इनमें क्रॉस करवाओगे तो चाइल्ड कैसा बनेगा, ए बी। चाइल्ड कैसा बनेगा आपका, ए बी। एक तरीका तो ये, ठीक है। अब अपन इसका एक तरीका वो ले लेते हैं। ये ए ब्लड ग्रुप है और ये बी ब्लड ग्रुप है। अब इसमें क्या क्या बन सकते हैं, आई ए और आई ए। इसमें क्या बन सकते हैं, आई बी और आई बी। अब इनका जो चाइल्ड होगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब दोनों कैरेक्टर अपने आप को साथ साथ ले जाते हैं या साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स का ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ग्रुप, आप मम्मी का ए लोगे पापा का बी लोगे तो भी बच्चे का ए बी होगा। पापा बी है मम्मी ए है, या पापा ए है मम्मी बी है, तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, ए बी। तो ये कोडोमिनेंस, मतलब जब दोनों कैरेक्टर साथ साथ चलते हैं, ये आपका कोडोमिनेंस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो। एक मदर है जिसका मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है। फादर का क्या है, फादर का है। अब बताओ चाइल्ड का क्या होगा, निकालो तो ऐसे कैसे। ए में बी में क्या बन सकते हैं, आई बी, ठीक है। इधर क्या बन जाएंगे, आई ए। अब कराओ इनको क्रॉस, क्या बन जाएगा, आई बी ए, या ए बी लिख देना। इधर भी क्या हो जाएगा, ए बी, ये ए बी लिखना भाई। तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, ए बी। आई तो लिखो तो ठीक है, वो तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर बी हो तो अपन आई बी और आई जीरो भी तो लिख सकते हैं। इसमें अगर बी ब्लड ग्रुप हो तो अपन आई बी आई जीरो भी तो लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा गैमेट ये होता है आई बी जीरो। तो यहाँ पे होगा आई ए आई जीरो। अब अगर ये कंडीशन हो जाएगी ना, दोनों आई जीरो जीरो आ जाएंगे ना, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। दोनों हो गए तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। जो ए बी होता है ना उसमें दोनों साथ एक्सप्रेस होते हैं। ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला तो यही बन गया कि मंडल ने किस प्लांट को चुना, ये तो मैंने बता ही दिया। व्हाट इज पुनेट स्क्वायर, बताओ।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर बोल दो, या गैमेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। किसने दिया था? पुनेट ने दिया था, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में होता है? एक तो मिराबी ज़लापा हो गया, एक फोरोक्लो प्लांट, स्नैपड्रैगन जिसको बोलो। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन है आपका? एबी ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स का, एबी ब्लड ग्रुप किसका? ह्यूमन बींग्स का। एक और है रोहन कलर, रोहन कलर ऑफ कैटल्स। रोहन कलर का मतलब ये होता है, समझो इस चीज को। जैसे अपन ने दो टाइप की कैटल ली, समझना इसको। रोहन का मतलब होता है मिक्सअप कलर। जैसे मेरे पास एक कैटल है जो कैसी है? रेड कलर की, ठीक है, ये रेड कैटल है। और ये कैसी है आपकी? वाइट कैटल है। वाइट को मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब गैमेट ये बनेंगे, कैसा बना? ये कैसा बनता है? रोहन कलर। इसका मतलब है रेड और वाइट का मिक्सअप। जैसे ये पूरी बॉडी रेड है कैटल की, तो उस पर क्या हो जाएंगे? वाइट स्पॉट हो जाएंगे। अगर वो पूरी रेड वाइट है तो उस पर ब्लैक वो रेड स्पॉट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रोहन कलर, चितकबरा जिसको बोलते हो। समझते हो चितकबरा? धब्बे धब्बे से होंगे उसकी बॉडी, जैसे पूरा पूरा वाइट और उस पर रेड स्पॉट, या पूरा रेड उस पर वाइट स्पॉट, उसको बोलते हैं रोहन कलर। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। अब इसमें अपन क्या करवाएं? गैमेट बना लो इसमें पुनेट से। तो ये तो कैसा हो गया? रेड हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया? रोहन हो गया। ये भी रोहन, और ये कैसा हो गया? वाइट हो गया। तो इसका रेशियो क्या आएगा बोलो? वही आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप, 1:2:1। और ये हो गया फिनोटाइप। सेम आ जाएगा। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? क्वेश्चन तो निकाल लो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? डायरेक्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड ग्रोथ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस अभी आया नहीं आपने, ये सारे बनेंगे।